आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे ने मुंबई की विवादित वर्सोवा और घाटकोपर पश्चिम सीटों पर उतारे उम्मीदवार। चीन को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। एलएसी समझौते का मतलब यह नहीं कि सब कुछ सुलझ गया। महाराष्ट्र चुनाव, कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट, 16 नामों का ऐलान। लालू यादव ने कर दिया बड़ा खेल, आरजेडी में शामिल होंगे शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी। अखिलेश यादव की काट में बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या बदल देगा चुनावी समीकरण। इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरान के 4 सैनिकों की मौत, न्यूक्लियर साइट सुरक्षित। गाजा में रिफ्यूजी कैंप पर इजरायल का हवाई हमला, 36 फिलिस्तीनियों की मौत। लौट आई सीआईडी की टीम, नए चौंकाने वाले केस के साथ सामने आया पहला ट्रेलर। बिश्नोई समाज ने जलाया सलीम खान और सलमान खान का पुतला। 2012 के बाद पहली बार घर पर टेस्ट सीरीज हारा भारत। शिवसेना ने शनिवार को वर्सोवा और घाटकोपर पश्चिम सीटों के लिए हारून खान और संजय भालेराव को अपना उम्मीदवार बनाया है। 20 नवंबर को होने वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए इन सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी ने भी दावा किया था। वहीं दहिसर निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर के पिता विनोद घोसालकर को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि 8 फरवरी 2024 की रात पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं हमला करने वाले आरोपी मॉरिस नरहोना ने भी खुद को 4 गोलियां मारकर सुसाइड किया था। पार्टी ने 5वीं सीट मालाबार हिल से भैरूला जैन को मैदान में उतारा है। इसके अलावा अंधेरी पूर्व से विधायक ऋतुजा लटके को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। कुर्ला से शिवसेना ने प्रवीण मोरजरकर को उम्मीदवार बनाया है। मुंबई में कुल 36 विधानसभा क्षेत्र हैं। बता दें कि शिवसेना महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर चीन के साथ समझौता हुआ है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों देशों के बीच मुद्दे सुलझ गए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों के पीछे हटने से अगले कदम पर विचार करने का मौका मिला है, लेकिन मुद्दे पूरी तरह से नहीं सुलझे हैं। उन्होंने समझौते का श्रेय सेना को दिया, जिसने बहुत ही अकल्पनीय परिस्थितियों में काम किया। जयशंकर ने पुणे में एक कार्यक्रम में कहा, 21 अक्टूबर को जो समझौता हुआ उसके तहत देपसांग और डेमचौक में गश्त की जाएगी। इससे अब हम अगले कदम पर विचार कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हल हो गया है, लेकिन सैनिकों के पीछे हटने का पहला चरण है और हम उस स्तर तक पहुंचने में सफल रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस अपनी तीनों लिस्ट में कुल 87 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में 48, दूसरी लिस्ट में 23 और तीसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों को उतारा गया है। पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ठाकरे को दिग्रस सीट से टिकट दिया है। कांग्रेस ने खामगांव से राणा सनाडा, मेलघाट से हेमंत चिमोटे, गढ़चिरौली से मनोहर पोरेती, दिग्रास से मल्लिकार्जुन ठाकरे, नादेर साउथ से मोहन राव अंबडे, देगलूर से निवृत्ति राव कांबले, मुडेर से हनुमंतराव, मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग सहित अन्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। पूर्व सांसद और आरजेडी के बाहुबली दिवंगत नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आज रविवार को लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आज पटना में वो आरजेडी का दामन थामेंगे। उनके साथ उनकी मां हिना शहाब भी रहेंगी। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है। उससे पहले पार्टी में ओसामा के शामिल होने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या 2025 में टिकट देने की तैयारी हो रही है। क्या 2025 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या
लालू ने बड़ा खेल कर दिया है। सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीति में कब कौन किसके करीब आ जाए कोई नहीं जानता। लालू प्रसाद यादव और दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बीच की जो रिश्ते थे वह जग जाहिर है। हाल के समय में पारिवारिक और राजनीतिक तौर पर दोनों ही परिवारों में काफी दूरियां हो गई थी। बागी तेवर अपनाकर दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ी, हालांकि हार गई थी। अब खबर है कि दोनों परिवारों के बीच जो दूरियां थी वह कम हो चुकी हैं। बटेंगे तो कटेंगे, यूपी के उपचुनाव में ये नारा अब चल पड़ा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नारा हरियाणा चुनाव में भी पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में इसका समर्थन भी किया था। अब तो आरएसएस भी इस मुद्दे पर साथ दिख रही है। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस दौरान ये नारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के संदर्भ में दिया था। हालांकि अब इस चुनावी माहौल में ये नारा बीजेपी का बीज मंत्र सा बन गया है। इस नारे की पहली परीक्षा यूपी के उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में होने वाली है। इन चुनावों के परिणाम आने के बाद ही ये और साफ हो पाएगा कि बीजेपी को इस नारे का इन राज्यों के चुनाव में भी कितना फायदा पहुंचा है। इन सबके बीच मथुरा में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत देश भर के आरएसएस के बड़े प्रचारक इसमें शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा जाकर संघ प्रमुख भागवत से मिले। इजराइल ने ईरान पर शनिवार की सुबह एयर स्ट्राइक की। 100 विमानों के जरिए एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इस हमले के बाद अब अमेरिका अलर्ट है और ईरान से पलटवार न करने की चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने जवाबी हमलों में विशेष रूप से सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने मिलिट्री टारगेट के अलावा किसी और चीज पर हमला नहीं किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ईरान में सैन्य स्थलों पर इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देने की गलती नहीं करनी चाहिए, जो एक दूसरे पर अटैक के अंत का संकेत होना चाहिए। इजरायली हमलों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अटैक न्यूक्लियर साइट्स पर ना हो। अमेरिका ऐसा ना करने का दबाव भी इजराइल पर बनाता रहा है। भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल गाजा में बमबारी जारी रखे हुए है। इजराइल की सेना ने ताजा हमला खान यूनिस शहर पर किया, जहां शरणार्थी शिविर को निशाना बनाकर हुए हमले में कम से कम 36 फिलिस्तीनी मारे गए। हमले में 50 से ज्यादा घायल हो गए हैं। मरने वालों में 13 बच्चे और कई महिलाएं शामिल है। इस हमले के बाद इजरायली सेना ने बयान भी जारी किया है। इस बयान में बताया गया है कि चेतावनी जारी करने के बाद हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया गया। वहीं इस हमले में अपना बेटा खोने वाले रमजान सुबो ने दावा किया है कि हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई। अचानक मिसाइल उनके घर के बीचों बीच गिरा दी गई। उन्होंने कहा, हमें कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, ना ही जाने के लिए कहा गया था। हम पर अचानक हमला कर दिया गया। पॉपुलर शो सीआईडी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रोमांचक वापसी करने के लिए तैयार है, जिसके साथ ही उनके पसंदीदा किरदारों की भी वापसी हो रही है, जिन्हें फैंस को 2 दशकों से अधिक समय से पसंद करते आए हैं। फैंस इस खुशखबरी का जश्न मना रहे हैं और अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए निर्माताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन इसके प्रोमो में एक अकल्पनीय ट्विस्ट भी दिख रहा है। मजेदार प्रोमो में जो अभिजीत और दया कभी जिगरी दोस्त थे, वह अब कट्टर दुश्मन बनकर आमने सामने खड़े हैं। इस प्रोमो को देखने के बाद लोग शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रोमो की बात करें तो तेज बारिश में दया और अभिजीत पहाड़ की चोटी पर आमने सामने खड़े हैं। वहीं दया कहता है, चलाओ गोली। इसके बाद अभिजीत गोली चला देता है और दया गोली खाकर पहाड़ से गिरता नजर आता है। वहीं आनन फानन में पहुंचे एएसपी प्रद्युमन हैरान रह जाते हैं। प्रोमो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, जो देश के लिए हमेशा साथ में लड़े हैं, आज दुश्मन बनकर क्यों आमने सामने खड़े हैं। अभिजीत ने दया को क्यों मारा। इस ट्रेलर पर लोगों ने रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान को धमकियों का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है कि बिश्नोई समाज एक बार फिर भड़क उठा है। उन्होंने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान का पुतला जलाया और खूब विरोध प्रदर्शन किया।
सलीम खान ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि काला हिरन केस में सलमान निर्दोष है। जब हिरन का शिकार हुआ सलमान वहां था ही नहीं। इस मामले में सलमान पर लगे सभी चार्ज हटाए गए थे, पर बिश्नोई समाज अभी भी सलमान की माफी पर अड़ा हुआ है। आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस मनाने के लिए प्रदर्शनकारी जोधपुर के विभिन्न इलाकों में इकट्ठा हुए। बिश्नोई समाज के सदस्यों ने सवाल उठाया कि अगर सलमान वास्तव में निर्दोष है तो उन्हें दिल्ली, मुंबई और जोधपुर के वकीलों की जरूरत क्यों पड़ी। भारतीय क्रिकेट टीम को अपने घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी जिस पर टीम से 35 साल तक एक भी टेस्ट मैच घर पर खेलते हुए टीम इंडिया नहीं हारी, वो सीरीज गंवा बैठी। इतना ही नहीं, भारत का घर खेलते हुए टेस्ट सीरीज विजय रथ भी थम गया। 2012 के बाद यह पहला मौका है जब किसी टीम ने टीम इंडिया को उसके घर पर टेस्ट सीरीज में हराया। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को उसी के घर टेस्ट सीरीज में हराकर इतिहास रच दिया। यह पहला मौका है जब इस टीम को ऐसी शानदार जीत मिली। 68 साल में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत में आकर पहली टेस्ट सीरीज जीती है। भारत के खिलाफ भारत में आकर टेस्ट सीरीज में जीतना किसी भी टीम के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। पिछले 12 साल से पहले घर पर अजेय रही भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने बुरी तरीके से मात दी है।